students, I am your teacher for this lecture. Welcome to the MCQ discussion. In this lecture, we will discuss the multiple choice question on the molecular basis of inheritance. So let's start the questions. So question number 1 हमारे पास यहाँ पर है सबसे पहले स्क्रीन पे. In 1928, the Frederick Griffith showed that the hereditary material can pass from one type of the bacteria into another by a process which is known as. तो 1928 में जो ग्रिफिथ ने बेटा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था दैट वाज ऑन द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के ऊपर. तो उसमें जो पासिंग हुआ था मटेरियल का वो हुआ था हीट किल्ड एस स्ट्रेन. जो हमारे पास हीट किल्ड एस स्ट्रेन का टाइप ऑफ बैक्टीरिया है वहां से वो केमिकल ट्रांसफर हुआ था आर स्ट्रेन में, जिसकी वजह से आर कन्वर्ट हो गए थे एस स्ट्रेन में एंड दैट रिजल्ट इनटू द डेथ ऑफ द माइस. तो इस एक्सपेरिमेंट को नाम दिया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज हीट किल्ड एस स्ट्रेन से कोई एक ऐसा केमिकल निकला जो कि आर स्ट्रेन में गया जिसने आर को बेटा एस में चेंज कर दिया, ट्रांसफॉर्म्ड कर दिया. तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन. अगर ट्रांसडक्शन की बात करें तो देखो ट्रांसडक्शन में ये काम होगा लेकिन वेक्टर के थ्रू होगा, और ग्रिफिथ ने कोई वेक्टर यूज नहीं करा था. इन्वेजन इसको नहीं बोला जाता है, इट इज नॉट रिकॉम्बिनेशन, इट इज नोन एज व्हाट? ट्रांसफॉर्मेशन. तो फर्स्ट का जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगा दैट विल बी द डी ऑप्शन. The transforming substance of the pneumococcus in the Griffith experiment was. Griffith ने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा था न्यूमोकॉकस बैक्टीरिया में, उसमें ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस का नाम क्या था जो कि हमारे हीट किल्ड एस स्ट्रेन से निकला और एंटर हुआ आर में, जिसकी वजह से आर अल्टीमेटली किस में चेंज हो गए? वापस एस में चेंज हो गए, विच इज नोन एज द ट्रांसफॉर्मेशन. तो ये केमिकल बेसिकली बेटा डीएनए था जो कि एस से निकला, आर में गया और आर को उन्होंने पैथोजेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, विच इज बेसिकली द एस स्ट्रेन. That was a transforming substance. It was neither the protein, not the RNA, not the polysaccharide. It was actually the DNA. तो सेकंड का जो आंसर हमारे पास बनेगा that will be the C option. थर्ड आपके पास है what was the finding of the Hershey and the Chase. Hershey and Chase ने बेटा जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था उसका नाम था ट्रांसडक्शन. ठीक है, ट्रांसडक्शन जब उन्होंने परफॉर्म किया तो ये इसीलिए परफॉर्म किया गया टू सी कि what is actually the genetic material. It is the DNA, RNA or it is something else or you can say protein. तो सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पर हम लोगों के पास है द वायरल इन्फेक्टिंग एजेंट इज बेसिकली कॉल्ड RNA. क्लियर. B है द वायरल इन्फेक्टिंग एजेंट इज कॉल्ड DNA. C है द वायरल इन्फेक्टिंग एजेंट इज प्रोटीन एंड D आपके पास है द T2 वायरस हैज RNA एज अ जेनेटिक मटीरियल. तो हार्शे एंड चेज ने जब ट्रांसडक्शन एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो अपने एक्सपेरिमेंट से उनको ये पता लगा कि जो मटेरियल एक से दूसरे में ट्रांसफर होता है, यानी कि जो T2 बैक्टीरियोफाज से ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर होगा, वो मटेरियल एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल है एंड इट इज द डीएनए ऑफ द T2. इट इज नॉट द प्रोटीन कोड. अगर आप T2 का स्ट्रक्चर देखो तो T2 के स्ट्रक्चर में बेटा हेक्सागोनल जो प्रोटीन कोड है उसके अंदर ये रहता है जेनेटिक मटेरियल विच इज कॉल्ड डीएनए एंड दिस हेक्सागोनल प्रोटीन कोड. ठीक है, ये रहा हेक्सागोनल प्रोटीन कोड. तो जो ये ट्रांसफर करेगा अपने होस्ट के अंदर वो डीएनए करेगा, प्रोटीन नहीं करेगा. तो वायरल इन्फेक्टिंग एजेंट इज एक्चुअली द डीएनए जिसने ई कोलाई को इन्फेक्ट किया था. It is not RNA, not protein. Clear? So that was the finding of the Hershey and the Chase experiment. तो थर्ड का जो एग्जैक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा that will be the B option. नंबर फोर्थ है what is the distance between the two base pairs in the double helix model of DNA. जो DNA का डबल हेलिकल मॉडल हमें दिया गया है उसमें डिस्टेंस कितना है बिटवीन द टू बेस पेयर. तो distance between the two base pair is also known as the rise per helix. That is the distance between the two base pair. तो यहाँ पर बेटा एक स्पाइरल टर्न अगर आप देखो तो उसमें टोटल 10 बेस पेयर है और एक स्पाइरल टर्न की जो लेंथ दी जाती है वो 34 एंगस्ट्रॉन है, या फिर आप इसको 3.4 नैनोमीटर भी लिख सकते हो.
तो क्योंकि उसमें 10 बेस पेयर हैं और उसकी लेंथ 34 एंगस्ट्रॉन है, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू बेस पेयर विल बी द 3.4 एंगस्ट्रॉन, और या फिर यू कैन से 0.34 नैनोमीटर. दिस इज द पिच ऑफ द, sorry, this was the distance between the two base pair, or you can say the rise per helix. तो कितना बना? 0.34 नैनोमीटर. This is the option, नैनोमीटर. क्लियर? तो फोर्थ का ऑप्शन बनेगा ए. नंबर 5 है हाइड्रोजन बॉन्ड अकर बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूएंट ऑफ द डीएनए. तो पहली बार डीएनए में जो बेस पेयरिंग होती है उसको नाम दिया जाता है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हमेशा होती है प्यूरीन और पिरिमिडीन के बीच में. तो प्यूरीन और पिरिमिडीन में भी अगर देखा जाए तो प्यूरीन में आपके पास आते हैं ए और जी, पिरिमिडीन में आते हैं सी और टी. तो यहाँ पर बेसिकली अगर एडिनिन है तो एडिनिन थाइमीन से बेस पेयर करेगा, दोनों के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड हैं. अगर गुआनिन है तो वो साइटोसिन से बेस पेयर करेगा 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से. तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में बनते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके बीच में बनते हैं? बेसिस के बीच में. शुगर और बेस के बीच में जो बनता है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक. इट इज नॉट द हाइड्रोजन बॉन्ड. फॉस्फेट और बेस के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है. फॉस्फेट और शुगर के बीच में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है. तो अगर पूछा गया हाइड्रोजन बॉन्ड तो इट इज वेरी क्लियर, इट इज बिटवीन द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस. तो फिफ्थ का जो सही ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द सी ऑप्शन. क्वेश्चन नंबर 6, एंड वन स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए द सीक्वेंस ऑफ द बेसिस इज दिस, देन द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस ऑफ द बेसिस ऑन द अदर साइड ऑफ द स्ट्रैंड वुड बी. अगर एक स्ट्रैंड में आपको ये सीक्वेंस दिया है ट्रिपल ए टी डबल जी ट्रिपल सी डबल टी, तो दूसरे में बेटा कॉम्प्लीमेंट्री होगा. कॉम्प्लीमेंट्री मतलब ऑब्वियसली ऑपोजिट होगा. ए है तो ए बेस पेयर करता है टी के साथ, टी करेगा ए के साथ, जी करेंगे सी से, सी करेंगे जी से, अगेन टी बेस पेयर विद ए. तो लुक एट द कॉम्बिनेशन कौन सा बना? ट्रिपल टी. ठीक है, देन यू हैव ए जी सी. क्लियर? देन यू हैव डबल सी, देन यू हैव ट्रिपल जी. क्लियर? देन यू हैव डबल ए. तो ये बन गया आप लोगों के पास यहाँ पर दिस कॉम्बिनेशन जो उल्टा है. तो यहाँ पर स्ट्रैंड में बेटा डबल ए. क्लियर? फिर हमारे पास नहीं, इस कॉम्बिनेशन में नहीं बनेगा आपके पास क्योंकि यहाँ पर डबल सी दिया है आपको. ओके, ट्रिपल देन डबल ए. क्लियर? तो यहाँ पर है ट्रिपल टी, ट्रिपल टी का कॉम्बिनेशन. क्लियर? ये बन गया ए. तो सी डबल सी ट्रिपल जी, ट्रिपल जी आएगा यहाँ पर कॉम्बिनेशन में. तो ट्रिपल जी का कॉम्बिनेशन हमारे पास कहाँ बना है? कहाँ है? यहाँ, यहाँ देखते हैं. तो अच्छा, ट्रिपल टी आपके पास कॉम्बिनेशन बन गया. यहाँ पर बेसिकली आप लोगों के पास बनेगा ए, देन यहाँ पर हमारे पास है सी, देन अगेन सी, देन जी. ठीक है, फिर हमारे पास यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन है आपके पास. दिस वुड बी द कॉम्बिनेशन. ठीक है, वो स्ट्रैंड की पोलैरिटी ऑपोजिट करके आपको दिया है. नंबर 7 है द डिफरेंस इन द ए बी एंड जेड फॉर्म ऑफ द डीएनए. ए बी और जेड जो है 3 फॉर्म है डीएनए की. इनमें बेसिक डिफरेंस आपने बताना है. बेस सीक्वेंस में तो डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि बेस का सीक्वेंस ऑलमोस्ट सेम रहता है. पैरेललिज्म ऑफ चेन एंटी पैरेलली रहती है. हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलता है. इंटर न्यूक्लियोटाइड डिस्टेंस जो है वो वेरी कर सकता है क्योंकि वो सब में जो डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर है वो सेम नहीं रहता है, इट वेरी. ठीक है, डेफिनेटली 7 का यहाँ पर क्या बनेगा? डी ऑप्शन. 1957 में मिजर्सन एंड स्टॉल ने कॉन्क्लूड करा था अपनी स्टडी से क्या? व्हाट इज देयर एक्सपेरिमेंट एंड व्हाट दे हैव कॉन्क्लूडेड. तो मिजर्सन एंड स्टॉल ने बेसिकली जो एक्सपेरिमेंट बेटा कंडक्ट किया था वो ई कोलाई के ऊपर किया था. दैट वाज अ बैक्टीरिया. और ये देखना चाहते थे कि अगर डीएनए रेप्लिकेट करता है तो डीएनए का रेप्लिकेशन किस तरीके से होगा.
तो इनको पता लगा कि जो डीएनए है इट रेप्लिकेट इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर, सेमी कंजर्वेटिव मैनर, क्लियर। तो सेमी कंजर्वेटिव का मतलब कि अगर पेरेंट के पास दो डीएनए स्ट्रैंड हैं तो ये दोनों डीएनए स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और इनके ऊपर बनेगा न्यू डीएनए स्ट्रैंड। तो जो भी नया डीएनए मॉलिक्यूल बना उसमें 50% पेरेंटल है, 50% नया है। सो दिस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। तो ये सेमी कंजर्वेटिव किसने निकाला था कंक्लूजन? मिजल्सन एंड स्टॉल ने व्हेन दे कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट ऑन द ई कोलाई। सो अकॉर्डिंग टू देम डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिवली, कंजर्वेटिवली नहीं कर सकता क्योंकि 50% पेरेंटल रिटेन होगा, 100% पेरेंटल रिटेन नहीं हो सकता। डिस्पर्सली नहीं कर सकता क्योंकि फ्रेगमेंट्स नहीं बनते हैं, टोटल दो स्ट्रैंड सेपरेट होते हैं। डू नॉट रेप्लिकेट इज नॉट पॉसिबल, रेप्लिकेशन डेफिनेटली होगा बट इन अ सेमी कंजर्वेटिव मैनर। तो 8 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द बी ऑप्शन। नंबर 9 हमारे पास आता है कि इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम या फिर अगर हम बैक्टीरियल डीएनए की बात करें तो there is one origin of replication, there are multiple site of replication, there is no repair of DNA, replication is very slow। तो बेसिकली बेटा बैक्टीरिया के केस में सिंगल ओराई होता है, सिंगल ओराई, so it is having single origin of replication in case of bacterial chromosome। तो आंसर इज ए। नंबर 10 है रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस इन, रेप्लिकेशन कहाँ कंटिन्यूअस रहती है? तो डीएनए के बेटा दो स्ट्रैंड है हमारे पास, एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरे की पोलैरिटी है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम है वहां पर अगर हम प्राइमर लगाएंगे तो ये प्राइमर का 5 प्राइम एंड है, यानी कि प्राइमर का 3 प्राइम एंड जो है वो फ्री है और रेप्लिकेशन की डायरेक्शन भी सेम है। तो कंटिन्यूअसली डीएनए बनेगा तो इसको नाम दिया जाता है लीडिंग स्ट्रैंड। ऑपोजिट वाले में डीएनए डिसकंटिन्यूटी में बनता है तो उसको नाम दिया जाता है लैगिंग स्ट्रैंड। तो कहां डीएनए क्या फॉर्मेशन कंटिन्यूअस होगा? इट विल बी कंटिन्यूअस ऑन द लीडिंग स्ट्रैंड। लैगिंग में डिसकंटिन्यूअस होता है, सी में ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स लैगिंग में बनते हैं, यहां कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है। बोथ द स्ट्रैंड आप नहीं बोल सकते क्योंकि एक में कॉन्टिन्यूअस है दूसरे में डिसकंटिन्यूअस है। तो 10th का ऑप्शन जो बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। Which additional group is present at the 2' position of the ribose sugar in RNA? राइबोस शुगर की अगर हम बात करें तो राइबोस का फॉर्मूला है C5H10O5। तो अगर इसका साइक्लिक फॉर्मूला हम बनाएं तो ये बनता है कुछ इस तरीके से, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 एंड दिस इज नंबर 5। तो नंबर 2 पे ये है हम लोगों के पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द नंबर 2 पोजीशन, जिस वजह से आरएनए बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और अनस्टेबल है, अटैकिंग नेचर का है। तो RH ग्रुप नहीं है, CHO ग्रुप नहीं है, इट इज बेसिकली द हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट द 2' पोजीशन इन केस ऑफ आरएनए। COH ग्रुप भी नहीं होगा। तो 11 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना? सी ऑप्शन। नंबर 12 क्वेश्चन आपके पास है थाइमीन इज ऑल्सो कॉल्ड। थाइमीन जो है बेसिकली बेटा वो एक तरीके का नाइट्रोजन बेस है, और कौन सा नाइट्रोजन बेस है? वो बेसिकली हमारे पास है पिरिमिडीन। लेकिन थाइमीन हमें मिलता है डीएनए के केस में, आरएनए के केस में नहीं होता है। आरएनए के केस में जो मिलता है वो यूरेसिल मिलता है इंस्टेड ऑफ थाइमीन। तो थाइमीन को केमिकली नाम दिया जाता है 5-methyl यूरेसिल, 5-methyl यूरेसिल, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो 12 का आंसर बना हमारे पास डी ऑप्शन। एक्सरे डेटा डाइफ्रैक्शन ऑफ द डीएनए। तो डीएनए का जब एक्सरे डेटा डाइफ्रैक्शन निकाला गया था इट वाज एक्चुअली डन बाय द विल्किन एंड फ्रैंकलिन। वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सरे डाइफ्रैक्शन नहीं दिया था, उन्होंने बेसिकली उसका हेलिकल मॉडल दिया था। बेटसन एंड पोनेट का डीएनए से कोई कंसर्न नहीं है, इन्होंने लिंकेज के ऊपर काम किया था। डी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो 13th का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द विल्किंस एंड फ्रैंकलिन, दैट इज द बी ऑप्शन।
सी अर्चिन के डीएनए में जो कि डबल स्ट्रैंडेड है 17% ऑफ द बेसिस जो है बेटा वो साइटोसिन है। तो ये चारगफ रूल के अकॉर्डिंग आप निकालोगे, अगर 17% साइटोसिन होगा तो 17% ही गुआनिन होगा, क्योंकि जितना साइटोसिन है उतना गुआनिन है। अगर आप दोनों को ऐड करो तो ये टोटल बन गया 34%। तो अगर मैं 100 माइनस 34% करूं, ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली हम लोगों के पास बनेगा कितना, दैट इज 10 4 6 और यहाँ 66, ठीक है, 66% ये बच गया। अब जो 66% बचा वो ए और टी में बराबर का डिवाइड होगा, क्योंकि जितना ए होगा उतना टी आएगा। तो ए इज इक्वल टू 33%, देन टी इज इक्वल टू 33%, दोनों हो गए 33%। तो बेस रेशियो कितने एक्सपेक्टेड है आपके पास, दैट इज अ सी ऑप्शन, जी 17%, ए 33%, टी 33%, अकॉर्डिंग टू चारगफ रूल। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन तीनों गलत है, तो 14 का करेक्ट ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन। गिवन डायग्राम बेटा ये जो आपको दिया है ये बेसिकली न्यूक्लियोसोम का डायग्राम है विच रिप्रेजेंट द पैकेजिंग ऑफ द डीएनए। तो पैकेजिंग ऑफ डीएनए में जो ए है वो बेसिकली डीएनए है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, इट इज रैप अराउंड द हिस्टोन ऑक्टामर। तो सी बेसिकली हिस्टोन ऑक्टामर है जिसमें हिस्टोन मॉलिक्यूल 8 होते हैं, और बी जो है वो H1 हिस्टोन है जो कि लिंक करता है न्यूक्लियोसोम को। तो ए हमारे पास है डीएनए। अब यहाँ ए दिया है आरएनए, कट कर दो, ये भी निकाल दो, बचा ऑप्शन ए एंड डी सी, ठीक है। बी H1 हिस्टोन है, क्लियर है, लेकिन बेटा सी ऑप्शन में हिस्टोन टेट्रामर लिखा है जो कि गलत है। इट इज नॉट टेट्रा, इट इज ऑक्टा। ऑक्टा मीन्स 8 मॉलिक्यूल, तो वो है ऑप्शन ए में। तो ए इज डीएनए, बी इज H1 हिस्टोन, सी इज हिस्टोन ऑक्टामर। तो 15 का ऑप्शन कौन सा आएगा, ए ऑप्शन। Then next है question number 16. The packaging of the chromatin at the higher level require an additional set of protein which are collectively referred to as what? जब आप बेटा डीएनए का पैकेजिंग करते हो तो डीएनए का जब पैकेजिंग होगा तो इट विल बी कन्वर्ट इनटू अ स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड की पैकेजिंग से हमारे पास बनता है सोलेनोइड। सोलेनोइड का जब फर्दर पैकेजिंग होगा तो हमारे पास बनेगा क्रोमैटिन। अब क्रोमैटिन की अगर फर्दर कंडेंसेशन या पैकेजिंग करके क्रोमोसोम बनाना है तो हमें चाहिए एडिशनल प्रोटीन, एंड दोस प्रोटीन्स आर कॉल्ड NHC। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NHC? दैट इज नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, जो कि एसिडिक अमीनो एसिड के बने हैं, ठीक है। तो यहां पर हमें चाहिए नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत नहीं है, बेसिक प्रोटीन की जरूरत नहीं है, एसिडिक पैकेजिंग प्रोटीन नहीं है, हमें क्या चाहिए, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो क्रोमैटिन की फर्दर पैकेजिंग करवाते हैं। तो 16 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन। lightly stained part of the chromatin which remain loosely packed and transcriptionally active। तो जब भी हम बेटा क्रोमैटिन को डाई करते हैं बेसिक डाई के साथ, तो क्रोमैटिन का कुछ हिस्सा डार्कली स्टेन्ड होगा और कुछ हिस्सा लाइटली स्टेन्ड होता है। तो लाइटली स्टेन्ड हिस्से को यू क्रोमैटिन बोला जाता है, जो कि हमारे जीनोम का एक्टिव पार्ट है। अगर हम ऑप्शन में देखें तो फर्स्ट ऑप्शन में यू क्रोमैटिन गिवन है, बी ऑप्शन में हेट्रो है। हेट्रो आंसर नहीं है क्योंकि हेट्रो इनएक्टिव पार्ट है हमारे जीनोम का। क्रोमैटोसोम हम नहीं बोल सकते। क्रोमोनिमाटा बेसिकली जीन्स को रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हाट इज द एग्जैक्ट टर्म फॉर द लाइटली स्टेन्ड पार्ट जो कि एक्टिव है? इट इज द यू क्रोमैटिन, दैट इज द ए ऑप्शन। Number 18, a molecule that can act as a genetic material must fulfill the following traits except what? नीट 2016 में आ चुका है। अगर कोई मॉलिक्यूल जेनेटिक मटेरियल का काम करता है तो उसमें 4 इंपॉर्टेंट फीचर्स होना जरूरी है। एक तो उसमें ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना बहुत जरूरी है, मतलब इट शुड बी एबल टू जनरेट इट्स रेप्लिका, ठीक है, अपनी कॉपी बना सके। इट शुड एक्सप्रेस द मेंडेलियन फैक्टर, मेंडेलियन फैक्टर या कैरेक्टर को भी एक्सप्रेस करे। इट शुड हैव द
स्कोप फॉर म्यूटेशन, उसमें म्यूटेशन भी होनी चाहिए लेकिन स्लो रेट पे, क्योंकि वो इवोल्यूशन के लिए जरूरी है। चौथी रिक्वायरमेंट है कि इट शुड बी स्ट्रक्चरली एंड केमिकली स्टेबल, स्ट्रक्चरली और केमिकली स्टेबल होना चाहिए। अगर आप सी ऑप्शन देखो, लिखा है इट शुड बी अनस्टेबल स्ट्रक्चरली एंड केमिकली। ऑब्वियसली दैट इज नॉट द रिक्वायरमेंट फॉर द जेनेटिक मटेरियल, विच इज आवर आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 18। तो 18 का करेक्ट ऑप्शन बन गया सी ऑप्शन। 19 में है आइसोटोप यूज्ड बाय द हार्शे एंड चेज। तो हार्शे एंड चेज ने जो अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था बेटा, वो ट्रांसडक्शन का किया था, जो उन्होंने T2 बैक्टीरियोफाज के ऊपर किया। ठीक है, तो T2 बैक्टीरियोफाज को उन्होंने पहले रेडियो एक्टिव बनाया था बाय यूजिंग द रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर। तो एक उन्होंने लिया था P32 और एक लिया था S35। तो फास्फोरस का था P32, सल्फर S35। तो 19 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 28 है व्हाट विल हैपन इफ द डबल स्ट्रैंडेड आरएनए इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। अगर बाय चांस हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन गया देन व्हाट विल हैपन। पहली बात तो अगर आरएनए आपके पास डबल स्ट्रैंडेड बना तो आरएनए में होगी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, जिसकी वजह से दोनों स्ट्रैंड आपस में जुड़ जाएंगे। तो ऐसा आरएनए आगे जाके ट्रांसलेशन नहीं करेगा, मतलब प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आरएनए मस्ट बी सिंगल स्ट्रैंडेड। दिस वुड प्रिवेंट द आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड इनटू प्रोटीन, ये करेक्ट है। सेकंड है दिस वुड नॉट प्रिवेंट द आरएनए फ्रॉम बीइंग ट्रांसलेटेड, नॉट नहीं, यहां पर प्रिवेंशन होगा, डेफिनेटली होगा, तो बी इनकरेक्ट है। There will be the continuous synthesis of RNA, not double-stranded RNA will have lower stability, so it will be degraded very fastly. ये भी नहीं होगा, डिग्रेड जल्दी नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग करके उल्टा डबल स्ट्रैंडेड फॉर्म में कन्वर्ट होकर आराम से बैठ जाएगा स्टेबली, लेकिन वो प्रोटीन नहीं बनाएगा, इट नेवर अंडरगो ट्रांसलेशन। तो 28 का जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन। 21 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्गली मैच। कौन सा वाला पेयर आपके पास रॉन्ग मैच है। ट्रांसक्रिप्शन में लिखा है राइटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द डीएनए टू आरएनए, जो कि करेक्ट है। जब आप डीएनए से आरएनए बनाते हो दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसलेशन यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द एमआरएनए टू मेक द प्रोटीन, दैट इज अगेन करेक्ट। रिप्रेसर प्रोटीन के बारे में लिखा है बाइंड टू ऑपरेटर टू स्टॉप द एंजाइम सिंथेसिस। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो बेसिकली ऑपरेटर से बाइंड करेगा ताकि वो एंजाइम सिंथेसिस को रोक सके। चौथा है ऑपेरॉन। ऑपेरॉन में आता है स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन। क्लियर, ये भी क्लियर है। तो रिप्रेसर प्रोटीन जो हमारे पास बनेगा वो बाइंड करता है ऑपरेटर से टू स्टॉप द एंजाइम सिंथेसिस। तो ये हर बार तो बेटा पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो यहां पर आएगा सी आपके पास। डीजेनरेसी रेफर्स टू व्हाट। अब डीजेनरेसी जो है वो फीचर है बेटा जेनेटिक कोड का। जेनेटिक कोड में अगर डीजेनरेसी आती है तो डीजेनरेसी का मतलब क्या है कि हम लोगों के पास वन अमीनो एसिड कैन बी कोड बाय मोर देन वन कोडोन। सो वन अमीनो एसिड हैज मोर देन वन कोड ट्रिपलेट। क्लियर, one amino acid has only one code triplet? No. Codon which specify the same amino acid differ only in the third base of the triplet, that is clear. जैसे कि UUU and UUC, they both code for the phenylalanine. ठीक है, now first और second position पे they have the same base UUUU, but at the third position the base vary. When the third position में बेस वेरी करेगा तो इसको वुडल पोजीशन बोलते हैं, क्योंकि इसका पेयरिंग पे कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर इसका इफेक्ट पड़ता तो ये सेम अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता। तो सी भी क्लियर है, तो ऑप्शन बनेगा डी, दैट इंक्लूड बोथ ए एंड सी। क्वेश्चन नंबर 23 है कोडोन्स आर अनएम्बिगुअस मींस वन कोडोन कोड फॉर ओनली वन अमीनो एसिड। किसी भी कोड को अगर आप पिक कर लो, फॉर एग्जांपल आप AUG ले लो, AUG ऑलवेज कोड फॉर मेथियोनिन। आप ट्रिपल U ले लो, इट ऑलवेज कोड फॉर फिनाइल एलानिन।
अगर ये फिनाइल एलानिन के लिए कोड करता है तो ये सिर्फ उसी के लिए कोड करेगा, ये किसी और अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करेगा. So one codon code for only one specific amino acid, that is called unambiguous. So one codon code for only one amino acid. That is the feature of the genetic code. तो 23 का सही ऑप्शन हमारे पास है सी ऑप्शन. स्प्लाइसिंग जो है बेटा वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन है, यानी कि जब हम ट्रांसक्रिप्शन खत्म कर देते हैं, आरएनए बना लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग इसमें मॉडिफिकेशन भी करते हैं. बिना मॉडिफिकेशन के उसको साइटोप्लाज्म में रिलीज नहीं करेंगे. सो वन ऑफ द मॉडिफिकेशन इज नोन एज अ स्प्लाइसिंग. स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं कि जो भी आरएनए आप बनाओगे उस आरएनए में ना ऑल्टरनेट एक्सॉन और इंट्रॉन होते हैं. एक्सॉन जो है वो कोडिंग सीक्वेंस है, इंट्रॉन जो है वो नॉन कोडिंग है, जो हमारे किसी काम के नहीं है. तो इंट्रॉन हमने निकालने हैं, तो जब आप इंट्रॉन को कट करके निकालते हो ना, तो प्रोसेस को स्प्लाइसिंग बोला जाता है, ताकि आप जब अपना आरएनए बनाओ तो उस आरएनए में सिर्फ और सिर्फ कोडिंग सीक्वेंस होंगे, एंड दोस कोडिंग सीक्वेंस आर कॉल्ड एक्सॉन बाय द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन. तो स्प्लाइसिंग का मतलब होता है इट इज द रिमूवल ऑफ इंट्रॉन सो दैट द एक्सॉन्स आर ज्वाइंड टुगेदर. ठीक है, एक्सॉन का रिमूवल तो करना ही नहीं है क्योंकि वो तो कोडिंग सीक्वेंस है. क्लियर? तो ये ऑप्शंस हो गई गलत. तो 24 में करेक्ट ऑप्शन बनेगा ए ऑप्शन. 25th में डायग्राम आपके पास है. दिस इज द बेसिकली फॉर द फ्लो ऑफ द जेनेटिक इंफॉर्मेशन विच इज कॉमनली नोन एज द सेंट्रल डोग्मा. ठीक है, तो फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन में सेंट्रल डोग्मा में आपको दिया है डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन. तो डीएनए से अगर आरएनए बनता है तो इसको ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है. आरएनए से प्रोटीन बनता है तो उसको ट्रांसलेशन बोलते हैं. और ये दिया था फ्रांसिस क्रिक ने. तो व्हाट इज द एग्जैक्ट ऑप्शन? सी. ए ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांसलेशन, सी फ्रांसिस क्रिक. क्योंकि बेटा अगर आप ए ऑप्शन देखो तो उसमें बी रेप्लिकेशन दिया है. रेप्लिकेशन होता है डीएनए से डीएनए का बनना, वो गलत. बी में अगर आप देखो तो सी में एरविन चार्गफ लिखा है जो गलत है, साइंटिस्ट का नाम. डी अगर आप देखो तो डी में बी और सी दोनों गलत हैं, तो वो ऑप्शन भी चला गया. तो सही ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आपके पास बनेगा सी ऑप्शन. दैट इज ए ट्रांसक्रिप्शन, बी ट्रांसलेशन एंड सी आपके पास है फ्रांसिस क्रिक. 26 है नेम द न्यूक्लियोटाइड विच इज एडेड टू द 5 प्राइम एंड ऑफ HNRNA. HNRNA is basically the heterogeneous nuclear RNA. हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए उसको बोला जाता है जो न्यूली फॉर्म्ड आरएनए आपने न्यूक्लियस में बनाया, फिर उसको मॉडिफाइड करके आप बाहर रिलीज करोगे साइटोप्लाज्म में. तो 5 प्राइम एंड पे जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बेटा कैपिंग बोला जाता है. तो कैपिंग होती है 5 mg की कैप. 5 mg 5 मिथाइल गुआनोसिन, मतलब मिथाइल 7 mg की कैप लगती है यहाँ पर. 7 mg का मतलब हमारे पास हुआ 7 मिथाइल गुआनोसिन, मतलब मिथाइल गुआनोसिन की कैप लगती है 5 प्राइम एंड पे विच प्रोवाइड प्रोटेक्शन. तो पहला है इथाइल साइटोसिन, गलत. इथाइल गुआनोसिन गलत. मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. नाउ दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डी में बेटा मिथाइल साइटोसिन लिखा है. याद रखो 7 mg, जी स्टैंड फॉर गुआनोसिन. तो 26 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा हमारे पास सी ऑप्शन. 27 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है स्टडीड द गिवन फिगर एंड आइडेंटिफाई A to F जो भी आपको दिया है. पहली बात तो बेटा दिस इज द डायग्राम फॉर द tRNA विच इज कॉल्ड द ट्रांसफर RNA. ठीक है, तो अगर मैं A देखूं तो A इज अमाइनो एसिड आर्म, जहां पर अमीनो एसिड जाके ज्वाइन करेगा. B जो है वो है T साई C लूप. जो C हमारे पास है वो एंटी कोडोन है जिसकी हेल्प से वो mRNA से जुड़ेगा. ये हमारे पास DHU है. D हमारे पास है AUG जो कि कोडोन है हमारे पास. ठीक है, mRNA के ऊपर जो E है वो कोडोन है और ये हमारे पास है एंटी कोडोन. तो
तो ए हो गया अमाइनो एसिड आर्म, क्लियर, ए इज अमाइनो एसिड, बी हो गया टी लूप, सी हमारे पास है एंटीकोडोन लूप, डी आ जाएगा एंटीकोडोन, ई कोडोन, एफ है डी लूप. सो दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन नंबर 27. 28 है, in the protein synthesis tRNA carrying the amino acid enter from which site of the ribosome. तो जब आप प्रोटीन फॉर्मेशन करोगे तो ये सपोज करो 50s सब यूनिट है, ये 30s है, और इसके ऊपर ये लगा है बेटा स्टार्ट कोडोन. दैट स्टार्ट कोडोन इज कॉल्ड AUG विच इज एक्चुअली द स्टार्ट कोडोन, जहां पर फर्स्ट चार्ज tRNA आके अटैच होता है ताकि ट्रांसलेशन को स्टार्ट कर सके. तो ये पड़ता है P साइड पे, A साइड पे नहीं पड़ता है, P पे पड़ता है, इसीलिए पहला tRNA वहीं आके लगेगा. ठीक है, तो tRNA की एंट्री कौन सी साइड पे होती है? P साइड पे. तो 28 का सही ऑप्शन हमारे पास बना B ऑप्शन. tRNA इज अटैच टू द mRNA. तो अगर मैं tRNA का डायग्राम यहाँ पर चेक करूं तो tRNA के डायग्राम में बेटा 4 मेन लूप्स हैं. अमाइनो एसिड बाइंडिंग लूप जिससे वो अमीनो एसिड से जुड़ेगा, टी साई सी लूप जहां से वो राइबोसोम से अटैच होगा, एंटीकोडोन लूप. नाउ दिस इज द लूप बाय विच इट अटैच टू द mRNA, और एक है DHU लूप. तो कौन से लूप से tRNA mRNA से अटैच होगा? इट इज बेसिकली द एंटीकोडोन लूप. DHU नहीं है, अमीनो एसिड नहीं है, टी साई सी नहीं है, कौन सा हो गया? एंटीकोडोन लूप. तो 29 का जो एग्जैक्ट ऑप्शन बना दैट विल बी द डी ऑप्शन. 30th क्वेश्चन हमारे पास है कॉम्प्लेक्स ऑफ द राइबोसोम अटैच टू द सिंगल स्ट्रैंड ऑफ द RNA. हमारे पास अगर बहुत सारे राइबोसोम सिंगल RNA यानी कि mRNA के स्ट्रैंड के ऊपर अटैच हैं तो इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है पॉलीराइबोसोम, या सिंपली दिस इज नोन एज द पॉलीसोम. तो पॉलीमर नहीं है, पॉलीपेप्टाइड नहीं है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स तो बेटा डीएनए के केस में बनते हैं. करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा पॉलीसोम. तो 30th का राइट ऑप्शन बना डी ऑप्शन. 31 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग rRNA एक्ट एज अ स्ट्रक्चरल RNA एज वेल एज द राइबोजाइम इन केस ऑफ बैक्टीरिया. राइबोजाइम का मतलब होता है जो एंजाइम का काम करेगा, और इसकी जरूरत हमें पड़ती है ट्रांसलेशन के टाइम पे. और ये है बेटा 50s सब यूनिट. 70s देखते हो ना आप राइबोसोम, तो उसमें बड़ी सब यूनिट है 50, छोटी सब यूनिट है 30. 50 की कंपोजिशन है 23s rRNA which is having the catalytic property because it contain the enzyme that is called peptidyl transferase जो काम करता है ट्रांसलेशन के टाइम पे. तो कौन सी सब यूनिट है जो स्ट्रक्चरल भी है और जो एंजाइम का काम भी करेगी? दैट इज द 23s rRNA. किसमें है? 50s में. तो 31 का करेक्ट ऑप्शन बना हमारे पास सी ऑप्शन. देन वी हैव द नेक्स्ट पॉइंट 32 में आइडेंटिफाई द गिवन पेयर दैट रिप्रेजेंट द स्टार्टिंग एंड द टर्मिनेटर कोडोन. स्टार्ट कोडोन हमेशा याद रखो बेटा AUG है विच एक्चुअली कोड्स फॉर मेथियोनिन. टर्मिनेटर टोटल 3 होते हैं. जो स्टॉप कोडोन है जो ट्रांसलेशन को रोकेंगे, UAA, UAG, UGA, ये तीनों हमारे पास स्टॉप कोडोन है जो कि ट्रांसलेशन को रोकते हैं. तो स्टार्ट में AUG है, UAG, AUG, UGA, AUG, UAA. तो ऑप्शन क्या आएगा? ऑब्वियसली ऑल ऑफ द अबव. तो 32 में करेक्ट ऑप्शन बना आपका डी ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों ही बेटा स्टॉप कोडोन्स हैं. फिर आता है 33 द फॉर द इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड टू द स्टार्ट A at the codon and B is recognized by the C. Now choose the correct option for A, B and C. इनिशिएशन के लिए जो राइबोसोम होगा वो डेफिनेटली बेटा mRNA पे बाइंड करेगा. जब आपने ट्रांसलेशन स्टार्ट करना है तो उसके लिए हमें राइबोसोम को कहाँ जोड़ना पड़ता है? द स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम attached to the mRNA at the start codon. जहां पर start codon है ना
वहां पर स्मॉलर सब यूनिट जाके क्या करती है, बाइंड कर जाती है mRNA के ऊपर, ठीक है। एंड उसको रिकॉग्नाइज कौन करता है, उसको रिकॉग्नाइज करता है tRNA, क्लियर। तो A इज mRNA, देन B इज AUG और C हमारे पास है tRNA, ठीक है। इनिशिएटर tRNA मतलब जो इनिशिएट करेगा, तो उस हिसाब से ऑप्शन बना हमारे पास A, इनिशिएटर tRNA। चूज द इनकरेक्ट पेयर, अनट्रांसलेटेड रीजन जिसको UTR बोला जाता है, जो कि ट्रांसलेशन नहीं करता लेकिन वो ट्रांसलेशन के प्रोसेस के लिए जरूरी है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्लियर। रिलीज फैक्टर काइंड टू स्टॉप कोडोन फॉर टर्मिनेटिंग द ट्रांसलेशन, ये भी क्लियर है। ट्रांसलेशनल यूनिट सीक्वेंस ऑफ RNA विद स्टार्ट कोडोन ओनली, ये गलत है हमारे पास। ट्रांसलेशन यूनिट में स्टार्ट कोडोन जो है वो mRNA के ऊपर होते हैं, फिर उसके ऊपर राइबोसोम आके बाइंड करता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसलेशनल यूनिट। तो इनकरेक्ट पेयर ये है, क्योंकि करेक्ट में इलोंगेशन फेज के सामने लिखा है राइबोसोम मूव फ्रॉम कोडोन टू कोडोन अलोंग द mRNA, दैट इज करेक्ट। तो 34 में जो इनकरेक्ट पेयर बना वो कौन सा बना, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 है, विच एंजाइम विल बी प्रोड्यूस्ड इन अ सेल इन विच देयर इज अ नॉनसेंस म्यूटेशन इन द LAC-Y जीन। लैक ऑपेरॉन की अगर हम बात करें तो लैक ऑपेरॉन में बेटा 3 जीन होते हैं, ZYA। तो नॉनसेंस म्यूटेशन हो गई Y में। नॉनसेंस म्यूटेशन का मतलब होता है कि म्यूटेशन की वजह से जो कोडोन था वो स्टॉप कोडोन में चेंज हो गया, यानी कि Y will not code for any amino acid or any enzyme। तो यानी कि ट्रांसलेशन Y पे जाके रुक जाएगा, तो Y कुछ नहीं बनाएगा, A का तो वैसे कुछ नहीं बनेगा क्योंकि ट्रांसलेशन Y पे रुक गया, तो A का भी कुछ नहीं बना, सिर्फ Z ने बनाया जो भी बनाया। तो Z ने बेटा कौन सा एंजाइम बनाना है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। This is the enzyme which is formed by the Z। तो Z यहां पर बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। तो कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, क्योंकि जो परमिएज है वो A बनाता है, A का तो ट्रांसलेशन हो ही नहीं रहा। ट्रांस एसिटाइलेज परमिएज जो है वो Y बनाता है, पर Y में तो म्यूटेशन हो गया। ट्रांस एसिटाइलेज A बनाएगा, A का ट्रांसलेशन हो नहीं रहा, फिर दोनों एंजाइम वैसे नहीं बनेंगे। तो 35 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा बना, ए ऑप्शन। 36 में है, द असेसिबिलिटी ऑफ द प्रमोटर रीजन ऑफ अ प्रोकैरियोटिक DNA इज मेनली रेगुलेटेड बाय द इंटरेक्शन ऑफ द प्रोटीन विद द सीक्वेंस टर्म्ड एज रेगुलेटर, ऑपरेटर, प्रमोटर, स्ट्रक्चरल। ये बेसिकली बेटा रेगुलेटर हमारे पास प्रोटीन्स हैं जो कि हमारे प्रमोटर रीजन को रेगुलेट करते हैं एक तरीके से। तो 36 का आंसर आएगा ए। ऑपरेटर नहीं है, प्रमोटर भी नहीं है, क्योंकि ऑपरेटर प्रमोटर रेगुलेशन का काम नहीं करते हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। 37 है, रिप्रेसर प्रोटीन ऑफ लैक ऑपेरॉन। रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो आई जीन कोड करेगा और वो मोस्टली एक्टिव फॉर्म में बनता है। तो रिप्रेसर जाके बाइंड करता है ऑपरेटर से ताकि वो ट्रांसक्रिप्शन को रोक सके। तो लैक ऑपेरॉन में रिप्रेसर विल बाइंड टू द ऑपरेटर। एक्सॉन इंट्रॉन तो आप निकाल ही दो क्योंकि वो तो बेटा आरएनए के पार्ट है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं लैक ऑपेरॉन की। स्ट्रक्चरल जीन से बाइंड नहीं करेगा क्योंकि स्ट्रक्चरल जीन तो ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। तो 37 का करेक्ट ऑप्शन बना सी ऑप्शन, जिसमें रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड करता है, ऑपरेटर से, और जैसे ही वो ऑपरेटर से बाइंड करेगा इट विल स्टॉप द ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फॉर द लैक ऑपेरॉन मॉडल। लैक ऑपेरॉन बेसिकली हमारे पास आता है इंड्यूसर। यहाँ पे इंड्यूसर मतलब आप जीन को इंड्यूस करते हो। पहला ऑप्शन है लैक्टोज एक्ट एज एन इंड्यूसर विच इनएक्टिवेट द रिप्रेसर। ये क्लियर है, लैक्टोज बेटा इंड्यूसर का काम करेगा। इंड्यूसर जब रिप्रेसर से बाइंड करता है तो वो रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देता है ताकि रिप्रेसर ऑपरेटर से बाइंड ना करे।
RNA polymerase stay away from the promoter in the presence of repressor. ये भी क्लियर है, अगर रिप्रेसर होगा तो वो ऑपरेटर पे बाइंड करेगा, जिस वजह से प्रमोटर पे RNA polymerase बाइंड नहीं कर पाएगा. Regulation of the lac operon by the repressor is known as the negative regulation. ये भी क्लियर है क्योंकि रिप्रेसर बेटा हमेशा एक्टिव फॉर्म में बनता है और बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द एक्टिव फॉर्म, इसका मेन काम हमेशा यही रहेगा कि जीन के ट्रांसक्रिप्शन को रोको. सो इट एक्सर्ट अ नेगेटिव कंट्रोल. डी है द रिप्रेसर ऑफ द ऑपेरॉन इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग द स्पेसिफिक पीरियड फ्रॉम द आर जीन. नाउ दैट इज नॉट करेक्ट. स्पेसिफिक पीरियड में नहीं होता है, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है. कॉन्स्टिट्यूटिव जीन उसको बोलते हैं जो अपना प्रोडक्ट लगातार बनाते रहते हैं, इनके लिए कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है. तो 38 में जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको दिया है दैट इज द डी ऑप्शन. 39 है वाई ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज एन इंड्यूसर फॉर द लैक ऑपेरॉन. पहली बात तो बेटा लैक ऑपेरॉन में जो इंड्यूसर का काम करता है वो लैक्टोज है आपके पास, विच इज अ शुगर दैट एक्ट एज एन इंड्यूसर. नाउ दे आर आस्किंग कि ग्लूकोज या गैलेक्टोज जो है वो इंड्यूसर का काम क्यों नहीं करते. पहला ऑप्शन है दे कैन नॉट बाइंड विद द रिप्रेसर. बिकॉज दे कैन बाइंड विद द रिप्रेसर, नो. बाइंड करेंगे तो फिर तो ऑब्वियसली इंड्यूस कर सकते हैं. बिकॉज दे कैन बाइंड विद द ऑपरेटर, नो. बिकॉज दे कैन बाइंड विद द रेगुलेटर, दे एक्चुअली कैन नॉट बाइंड विद द रिप्रेसर. रिप्रेसर से जाके बाइंड नहीं कर सकते तो रिप्रेसर को रोक नहीं सकते. रिप्रेसर नहीं रुकेगा तो वो लैक ऑपेरॉन को रोक देगा, तो फिर आप लैक ऑपेरॉन को इंड्यूस कैसे करोगे. रोकना नहीं है, इंड्यूस करना है, चाल चलाना, उसको काम करवाना है उससे. तो इसी वजह से ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज दे कैन नॉट एक्ट एज एन इंड्यूसर. तो 39 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा दैट विल बी द ए ऑप्शन. क्लियर. देन उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. HGP के लिए बताना है. पहली बात तो बेटा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था फॉर द सिक्वेंसिंग ऑफ द जीनोम इन केस ऑफ ह्यूमन. ह्यूमन जीनोम की सिक्वेंसिंग के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था. फर्स्ट ऑप्शन है इट वाज लॉन्च इन द ईयर 1990 एंड वाज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट. बिल्कुल क्लियर है. टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी $9 billion. अगेन वेरी करेक्ट. It aims to identify all the 20,000 to 25,000 genes in the human DNA. ये भी क्लियर है, इसके गोल्स थे. और D है all of the above. तो दैट इज वेरी क्लियर कि जो चारों की चारों स्टेटमेंट है ये HGP के लिए बिल्कुल करेक्ट है. मेगा प्रोजेक्ट भी है, 1990 में स्टार्ट भी हुआ. $, का बिलियंस का इस पे खर्चा भी हुआ जो एस्टिमेट बना था. और 20,000 से लेके 25,000 तक को जीन है वो उनको आइडेंटिफाई भी किया गया. तो 40th का सही ऑप्शन हमारे पास बनता है डी ऑप्शन. 41% ऑफ द सिमिलैरिटी बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड ऑफ द टू इंडिविजुअल्स. अब दो इंडिविजुअल्स चाहे वो कैसे भी हो, उनके बीच में जो बल्क डीएनए है वो ऑलमोस्ट बेटा सब में सिमिलर है. बल्क डीएनए कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 99.9% और जो बचा हुआ 0.1% है वो सैटेलाइट डीएनए है जो वेरी करता है, जिस वजह से वी लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर एंड दैट इज द बेसिस फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. तो परसेंटेज ऑफ सिमिलैरिटी है 99.9%. तो 41 का आंसर क्या बना, सी ऑप्शन. Total percentage of the gene which codes for protein is less than 2%. ये हमें पता चला था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कि 2% से भी कम ऐसे जीन हैं जो एक्चुअल में प्रोटीन के लिए कोड करते हैं. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए विच इंक्लूड द 2%. तो 42 का करेक्ट ऑप्शन आएगा हमारे पास ए ऑप्शन. It is not 3, not 4, not 5. When you look at the salient features of the HGP, तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि फीचर्स में बताया गया है कि 2% से भी कम ऐसे जीन्स हैं जो एक्चुअल में कोड करते हैं प्रोटीन्स के लिए.
43 में है द सैटेलाइट डीएनए और द रेपिटेटिव डीएनए। सैटेलाइट डीएनए को रेपिटेटिव क्यों बोला जाता है? बिकॉज सैटेलाइट डीएनए कंटेन लार्ज नंबर ऑफ द रिपीटेड सीक्वेंसेस जो आपके अपने स्पेसिफिक हैं, जिसके ऊपर बेस्ड है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। सैटेलाइट डीएनए डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन, वेरी क्लियर, ये कोड नहीं करता है, सिर्फ रेप्लिकेट करता है। इट फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम, ह्यूमन जीनोम में बहुत ज्यादा प्रेजेंट भी है। इट शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म भी देखने को मिलता है क्योंकि वेरी करता है फ्रॉम वन टू अनदर, तो इसमें आएगा ऑल ऑफ द अबव। तो 43 का करेक्ट ऑप्शन है डी। 44 है बेसिस ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि फॉरेंसिक साइंस में यूज करी जाती है, उसका बेसिस क्या है? बेसिस है उसका सैटेलाइट डीएनए, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए हमारा अपना स्पेसिफिक है और ये हमें शो करता है पॉलीमॉर्फिज्म एट अ वेरी लार्ज स्केल, which is very good thing for the DNA fingerprinting. Clear? तो high degree of polymorphism in the sequences. Low degree में fingerprinting possible नहीं है, intermediate भी हम नहीं लेते, no polymorphism बिल्कुल भी नहीं है। polymorphism है तभी तो वो आपका अपना specific है, it is distinct from the other, that is why we can make the fingerprint. So 44 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनेगा that will be the A option. Then next आता है 45th number question. VNTR belong to the class of the satellite DNA which is known as what? पहली बात तो बेटा VNTR का फुल फॉर्म क्या है? The full form is variable number of tandem repeats. Variable number of टैंडम रिपीट्स, मतलब ये शॉर्ट सेगमेंट्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं एंड दे वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, दैट इज व्हाई दे आर लाइक स्पेसिफिक फॉर एवरी पर्सन, ठीक है, एंड दे मेक द बेसिस फॉर द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हम लेते हैं सैटेलाइट डीएनए से, लेकिन सैटेलाइट डीएनए में बेटा दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मिनी सैटेलाइट और एक होता है माइक्रो सैटेलाइट। तो हम जो पार्ट यहाँ पर पिक करेंगे वो हमारे पास है मिनी सैटेलाइट, क्योंकि मिनी सैटेलाइट होगा 1000 टाइम रिपीटेड, इट इज मेड अप ऑफ मोर बेस पेयर, तो जितना ज्यादा रिपीटेड सीक्वेंस है उतना स्पेसिफिक रिजल्ट हमारे पास आएगा। तो मिनी सैटेलाइट इज नोन एज द VNTR, that is variable number of tandem repeats, which is the part of the satellite DNA that show high degree of polymorphism, and it can be used as a principle for the DNA fingerprinting. तो VNTR बेटा कौन सी क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए को बिलोंग करते हैं? They actually belong to the mini satellite. They do not belong to the micro. They do not belong to the mega. They are repetitive, but we have to specify the class. So that class is called mini satellite DNA. तो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बना that will be the B option, कि जो वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स हैं वो बेसिकली बिलोंग करते हैं सैटेलाइट डीएनए को, और सैटेलाइट में भी किस पार्ट को वो रिप्रेजेंट करते हैं? मिनी सैटेलाइट को, which can be used as a basis for DNA fingerprinting. पॉइंट इज क्लियर? तो 45 का आंसर हो गया हमारे पास बी आंसर। क्लियर? So that's all for this lecture. Hope you are enjoying the benefits of the lecture. Thank you and bye bye.